हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल। और भूगोल का पाठ एक जो है भारत संसाधन और इसका उपयोग। तो बात को आप समझ गए होंगे। संसाधन जो पाठ है, भारत का संसाधन एवं उपयोग पाठ का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आता है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसको हमने निकाल कर और ये आपके बोर्ड पर रखा है, जो कि भूगोल में हम लोग को ये पढ़ना है। इस सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, आप कॉपी पर आराम से नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन मिलेगा। ये आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग का वीडियो जो है फर्स्ट है, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटा सा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। पहले आप कर लीजिए, इसलिए कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाई की भावनाओं में डूब जाएंगे और ना सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना ही दोस्तों में शेयर करेंगे। तो प्लीज कृपया कर आप पहले वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहले वीडियो को आप देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध, देखिए यहां से थोड़ा सा सोचेंगे। सरदार है, सरोवर है, बांध है, ठीक है बाबू। देखा जाए सरदार, सरदार किसको बोलते हैं? सरदार उन्हें बोलते हैं जो सरदार लोग पगड़ी उगड़ी पहनते हैं, बहुत नेक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो धर्म के बहुत पक्के आदमी होते हैं। तो सरदार सरोवर बांध वो जो होते हैं ना, वो जो होते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन में है कि गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर कि सतलज नदी पर। तो सरदार लोग बड़ा नरम होते हैं, स्वभाव के नरम होते हैं ना, तो इसलिए सरदार जी को याद कर लीजिए नरम व्यक्ति के नाम से, यानी कि नर्मदा नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, याद हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बाबू ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन एक आता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, और फिर आता है महिला दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कॉपी कलम लेकर प्लीज बैठ जाइए और ये सारे बातों को कॉपी कलम पर लिखिए, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आप पहले जानिए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है और महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए बाबू कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए 1 मई। 1 मई को क्या? मजदूर दिवस, ठीक है। अच्छा बाबू बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च, यहां पर लिख लीजिए 8 मार्च। कौन दिवस? महिला। कौन दिवस बाबू? महिला दिवस। 8 मार्च को कौन दिवस? महिला दिवस, याद कर लीजिए। अब चलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अगर इस तीनों को आप याद कर ले रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो शायद मैंने, चलिए आ ही जाएगा, इसलिए आप तीनों को याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? मजदूर दिवस 1 मई, 8 मार्च को महिला दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। बोलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। काली, यहां पर लिखा है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? मिट्टी किस मिट्टी के लिए? ऐसे मिट्टी तो 6 प्रकार के आते हैं मुख्य रूप से। तो कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है? तो काली मिट्टी के बारे में कह रहा है। देखिए काली मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो काली मिट्टी जो है बाबू सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए बाबू। किसके लिए? कपास के लिए। फिर गेहूं है, फिर चावल है, फिर ईख है। तो काली मिट्टी जो सबसे अधिक अगर उपयोगी फसल किसके लिए होता है? तो कपास के लिए होता है। काली मिट्टी सबसे अधिक कपास के लिए होता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कपास सबसे अधिक
कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो वो होता है गुजरात में। और कहता है क्वेश्चन कि कपास सबसे अधिक कहाँ पर होता है, मतलब सॉरी, कपास जो उच्च क्वालिटी का कपास होता है वो किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी की वजह से वहां के कपास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। याद कर लेना होगा, कपास सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। याद कर लीजिएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यहाँ पर ऑप्शन में है असम, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में खनिज तेल? बाबू बताइए, खनिज तेल क्या होता है? खनिज तेल क्या होता है? खनिज तेल क्या होता है? खनिज तेल जैसे जमीन के अंदर से खान कर जो तेल के रूप में निकाला जाता है उसको खनिज तेल कहते हैं। सबसे नंबर 1 किस्म का खनिज तेल आता है, फिर उसको वो जो शुद्ध रहता है, जैसे वो पेट्रोल हो गया, फिर पेट्रोल से डीजल बनता है, डीजल से किरोसिन तेल बनता है, किरोसिन तेल से भी तरह तरह नीचे जो पदार्थ होते हैं जैसे ग्रीस उरीस जो होता है ये सब बनता है। फिर जो ये सब जो महिला लोग के जो क्रीम उरीम होता है उसमें भी उसका मात्रा मिलाया जाता है जो कि चिकनाहट उत्पन्न करता है। जैसे ये भेसलिन वोसलिन होता है उसमें उसका यूज किया जाता है। उसका जो सबसे थर्ड ग्रेड है उसको निकाल कर उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज को जानना है। खनिज तेल जो है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वो असम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बाबू? असम। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है बाबू? तो असम में हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बांध, देश के बांधों को, बांध मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं। चल रहा है कि बंद है यार? ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। चलिए ठीक है, चल रहा है। देखिए यहाँ पर है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शंस में है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, विवेकानंद। तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने क्या कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था भारत का क्या है? भारत का मंदिर है। अच्छा, पंडित नेहरू जो है भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद कर लीजिए, नोट्स कीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए, क्या बताइएगा? पंडित नेहरू। अगर इससे क्वेश्चन ये भी आ जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। फिर इससे क्वेश्चन इसमें से आ जाता है भारत में किसको बापू कहा जाता है चाहे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो भारत में बापू किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो याद कीजिए, सबसे राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? तो महात्मा गांधी को कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने कहे थे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब विवेकानंद से आता है कि सबसे पहले शिकागो जाकर किसने, वहां पर शिकागो सरकार के पास किसने जाकर भाषण दिया था? वो कौन सा इंडियन थे जो शिकागो सरकार के पास जाकर भाषण दिया था? तो विवेकानंद। चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जैसे हम लोग को घरों में एल्युमिनियम के बर्तन में खाना वाना बनता है ना, जैसे बड़ा बड़ा कढ़ाई उठता है, गमला होता है, तसला होता है एल्युमिनियम में खाना वाना बनता है। तो वो कह रहा है कि भारत में एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? ठीक है। तो बताइए, भारत में एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है? मैग्नीज का होता है, टीन का होता है, कि लोहा का होता है, कि बॉक्साइट का होता है? तो देखिए, एल्युमिनियम बनाने में जो खनिज का उपयोग किया जाता है वो है बॉक्साइट। बाबू बताइए, क्या है? बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है ना। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने में क्या कह रहा है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां से लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पन्न किया जाता है? बताइए, भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां से लोहा उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा
क्या होता है, लोहा सबसे ज्यादा उत्पन्न किया जाता है, वो राज्य का नाम बताना है। कर्नाटक में सबसे अधिक लोहा होता है, गोवा में होता है कि उड़ीसा में होता है कि झारखंड में होता है? बताइए भारत के वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अधिक मात्रा में लोहा उत्पादन किया जाता है? तो आपको जानना पड़ेगा कि कर्नाटक जो राज्य है भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कर्नाटक से ही लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि कर्नाटक को और कौन सा कहते हैं? कर्नाटक को हाईटेक सिटी कहते हैं। वहां पर कर्नाटक को क्या कहते हैं? हाईटेक सिटी कहते हैं। कर्नाटक में जो जगह है बेंगलोर, वो एक हाईटेक सिटी के नाम से आता है। वहां पर भारत के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उपस्थित हैं। ठीक है, तो हाईटेक सिटी जो बेंगलोर है कर्नाटक में स्थित है। आगे जानना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मेघा पाटकर है, संदीप पांडे है, अन्ना हजारे है, नोट इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा एक नदी है, नर्मदा नदी को स्वच्छ, शुद्ध, सही रखने के लिए एक आंदोलन चालू किया गया था जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए नदी नालों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है, तो नदी नालों को सुरक्षित रखा जाएगा तो जाकर पर्यावरण क्या रहेगा? सुरक्षित और साफ रहेगा। पर्यावरण जो है वो सुरक्षित साफ रखा जाएगा तभी जाकर वातावरण क्या होगा? सुरक्षित और साफ रहेगा। तो मेघा पाटेकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो कार्यभार है शुरू किया और इन्होंने आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो कि वो आंदोलन के नाम क्या पड़ा? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना बाबू? तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा का मतलब समझ रहे हैं? जो सूर्य से प्रकाश आता है वो एक ऊर्जा के रूप में आता है, उसी को कहा जाता है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन कहलाता है? वह अनवीकरणीय कहलाता है कि नवीकरणीय कहलाता है कि जैव कहलाता है कि सभी कहलाता है? तो आपको बताना है कि अनवीकरणीय होगा कि नवीकरणीय होगा कि जैव होगा कि सभी होगा। तो पहले देखा जाए, अनवीकरणीय का अर्थ होता है वैसा संसाधन, वैसा ऊर्जा का संसाधन जिसको निरंतर उपयोग करने से कभी ना कभी एक समय वो समाप्त हो ही जाएगा। तो उस तरह के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानकर चलिए जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। उसको हम लोग उपयोग करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वह संसाधन जो है हमारे सृष्टि से, हमारे धरती से क्या होगा? वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक निश्चित भंडार है और निश्चित भंडार होने की वजह से उसका उपयोग हम लोग करते रहेंगे तो ऐसा होगा कि एक दिन उसका समाप्त हो ही जाना है। इसलिए उस तरह के संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका कोई भंडारण निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। जब तक इस सृष्टि रहेगा, जब तक ये धरती रहेगा, जब तक ये प्राकृतिक रहेगा, जब तक ये नेचर रहेगा, जब तक भगवान रहेंगे, तब तक यह पृथ्वी का कोई चीज, वो पदार्थ जो है नष्ट, बर्बाद, असमाप्त नहीं हो सकता है। उस तरह के पदार्थ को, उस तरह के वस्तु को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे देख लीजिए, हवा हो गया, ठीक है ना, जल हो गया, वन हो गया, पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, अगर आप सोचते होंगे कि वन पेड़ पौधा तो समाप्त होगा, जिस दिन पेड़ पौधा वन समाप्त हो जाएंगे उस दिन प्रदूषण बढ़ जाएगा, उस दिन पूरा प्राकृतिक क्या हो जाएगा? पूरा भूमि समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं। ऑक्सीजन जब लेंगे ही नहीं, पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से? तो वो वन हो गया, वन हो गया, पानी हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब हवा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है बाबू? तो नवीकरणीय संसाधन है। तो वही बात कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है निम्न में से कौन सा संसाधन है? सूर्य का प्रकाश बताइए, खत्म होने वाला चीज है? सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो जो संसाधन इस सृष्टि से कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते हैं, नष्ट नहीं हो सकते हैं, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा बाबू क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन
हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा भी जान लिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश का आर्थिक देश का ऋण क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास का ऋण क्या है? आर्थिक विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास का किसी देश का आर्थिक विकास का ऋण क्या है? ठीक है ना बाबू, किसी देश का आर्थिक विकास का ऋण क्या है? तो बताइए कोई भी देश का आर्थिक विकास का ऋण क्या हो सकता है? कोई भी देश का आर्थिक विकास का ऋण क्या हो सकता है? बताइए किसी भी देश का आर्थिक विकास का जो ऋण होगा ना बाबू, वो क्या होगा? देखिए संसाधन है, ऊर्जा है, खनिज है, जल है। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास करना है, आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? रुपया पैसा में बढ़ोतरी करना है, तो उस देश के पास अगर संसाधन रहेगा तो वो देश जो है ना आर्थिक रूप से संपत्ति के रूप से कहिए या पैसा के रूप से कहिए बहुत ज़्यादा धनी मनी हो जाएगा। तो संसाधन उसके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संसाधन का तब परिभाषा बताइए किए थे, वैसा चीज जो मनुष्य के जीवन में निरंतर उपयोग होता रहे, उस तरह के पदार्थ को संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ये मोबाइल है, आप लोग मोबाइल है तो मोबाइल से आप लोग क्या अभी करते होंगे? अभी मोबाइल का यूज आप लोग देखने में करते होंगे। तो मोबाइल का उपयोग आप लोग देखने में कर रहे हैं, मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह मोबाइल क्या है? आपके लिए संसाधन है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं कोई चीज को देखने के लिए, इससे आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। जैसे रूम है, रूम में गर्मी लग रहा है तो रूम में पंखा जब चालू हो जाएगा तो उससे हवा निकलने लगेगा, तो उस हवा क्या हुआ? वो पंखा हमें हवा दे रहा है, यानी कि पंखा आपके लिए संसाधन है। अगर बोर्ड है, बोर्ड पर हम लोग लिख रहे हैं, बोर्ड से आप सीख रहे हैं, बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड क्या हुआ? संसाधन हुआ, क्योंकि इससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है। मार्कर से हम लोग लिख रहे हैं तो मार्कर मेरे लिए क्या है? संसाधन है। यानी कि वैसा पदार्थ जो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी हो, वो सारा पदार्थ क्या होता है? संसाधन होता है, ठीक है। तो किसी देश का आर्थिक विकास का ऋण क्या है? तो बाबू संसाधन है। अगर संसाधन बढ़िया रहेगा तो आर्थिक विकास जो कोई भी देश क्या है? विकसित की ओर बढ़ेगा, और बड़ा जल्दी कोई देश क्या कर जाएगा? विकसित कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन है 11 नंबर कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं, यह किसने कहा? कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसने कहा है? बात समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसने कहा है? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है, कि जयप्रकाश नारायण कहा है? JPN का मतलब हुआ जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इस यह कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यह आया हुआ है, ठीक है। तब जाकर हम ये निकाल कर उसमें से लिख कर आपको बोर्ड पर दिए हुए हैं, है ना। तो ये कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। ये कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहे हैं। क्या कहे हैं? एक बार फिर से सुनिएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को अब याद करके रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए। हाँ देखिए इसमें से क्वेश्चन ये जिसे बताया है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल के बारे में आप क्या जानते हैं? बारदोली की जो महिला है, सरदार की उपाधि पटेल जी को दी थी, ठीक है ना। बारदोली की जो महिला थी उस सरदार की उपाधि किसको दी थी? पटेल जी को दी थी। चलिए आगे देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? प्राणियों के शरीर में जल का कितना प्रतिशत मात्रा निहित होता है? हर एक प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल रहता है? बताइए। कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? आपके बॉडी में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निश्चित होना चाहिए जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकें? तो बताइए। कहा जाता है ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक दिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आपके बॉडी में जो जल की मात्रा है 65% रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए बाबू? 65% रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर पानी नहीं पीते होंगे तो पानी पीजिएगा जरूर, ठीक है। 4 से 5 लीटर नहीं पीजिए तो कम से कम 2 से 3 लीटर जरूर आपको पीना है डेली पानी, ठीक है ना। हाँ तो याद इस बात को रखिए
कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कह रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा बताइए कौन कौन है? बताइए प्राथमिक ऊर्जा बाबू कौन कौन सा है? सबसे पहले आप बताइए कि प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन सा है। आप बताइए हमें कि प्राथमिक ऊर्जा सर जी कौन कौन सा है। तो देखिए कोयला जो होता है प्राथमिक ऊर्जा होता है, पेट्रोल जो होता है प्राथमिक ऊर्जा होता है, और प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा होता है। लेकिन कह रहा है कि नहीं कौन सा है, तो सौर ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा जो है ना ये क्या है? मानवीय। यह क्या है? मानवीय संसाधन नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, क्योंकि उसको भगवान ने इनको सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कौन बनाया है? भगवान। ये प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। ठीक है, ये मनुष्य थोड़े सूर्य से प्रकाश निकालता है, नहीं। तो ये बात है। तो सौर ऊर्जा जो है प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा आता है? ये भी क्वेश्चन आता है, आप लिख लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है ना। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो चलिए इसमें बात समझ गए। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होगा। लेकिन कह रहे हैं कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सौर ऊर्जा होगा। चलिए क्लियर। अब आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? बाबू मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या होता है? मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है बंजर माटी। बंजर माटी का अर्थ हुआ जौना में कुछ साग सब्जी फसल न हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं बलुआई माटी। बताइए बलुआई माटी जिसमें बालू रहेगा उसमें कुछ फसल लगेगा? इस बात को मानते हैं? बालू में केवल बालू रहे, उसमें मिट्टी टाइप का ना रहे, तो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मतलब क्या? बंजर मिट्टी। और बंजर मिट्टी में कुछ नहीं होता है। बंजर मिट्टी में कुछ तरह का फल साग सब्जी कुछ नहीं लगता है। तो बताइए कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, उसका नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश है, मेघालय है, राजस्थान है, हरियाणा। तो राजस्थान जो है ना बाबू, तो राजस्थान में जो मिट्टी पाया जाता है उस मिट्टी में बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें कोई तरह का उपज नहीं होता है, बंजर मिट्टी होता है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान की जो मिट्टी होती है मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? एक मिनट, थोड़ा सा एक घूंट पानी मार लेते हैं। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? यूरेनियम जो है ना बहुत महंगा पदार्थ होता है, बहुत ज्यादा महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा महंगा पदार्थ कौन सा है, तो आंसर में लिखिएगा यूरेनियम। क्या लिखिएगा? यूरेनियम। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख जो उत्पादक स्थान का नाम पूछ रहा है, डिगबोई है कि झरिया है कि घाटशिला है कि जादूगोड़ा है? कौन सा है? यूरेनियम ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? देखिए यूरेनियम जो है ना बाबू, यूरेनियम से बम बनता है, हाइड्रोजन बम। एगो हाइड्रोजन बम गिरेगा ना तो लगभग समझिए कि एगो छोटा देश खत्म। जो छोटा छोटा देश है खत्म, छोटा देश का थोड़ा सा बड़ो देश रहेगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन पहले लेखा हाइड्रोजन बम नहीं, अब एक ऐसा ऐसा देश है कि बड़का बड़का हाइड्रोजन बम वाला शक्ति वाला एकदम बनाया कि मार देगा तो बड़ा बड़ा कंट्री एगो खत्म। एगो बम पटकेगा एगो देश खत्म। तो वो किससे बनता है? यूरेनियम से बनता है। किससे बनता है हाइड्रोजन बम? यूरेनियम से बनता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा यूरेनियम बिकता है। ठीक है, अच्छा यूरेनियम से क्या हो रहा है ना, आजकल बिजली भी उत्पन्न किया जा रहा है। यूरेनियम से बिजली भी उत्पन्न किया जा रहा है। तो यूरेनियम बहुत महंगा पदार्थ है, इससे बिजली उत्पन्न किया जाता है और यह हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। यूरेनियम से क्या बनता है? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। लेकिन क्या है क्वेश्चन? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? तो जादूगोड़ा है। कौन सा है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा बताइए कहाँ है? किस राज्य में जादूगोड़ा है? किस राज्य में जादूगोड़ा है? चलिए लिख लीजिए, झारखंड।
झारखंड। पहले यह जो राज्य था हमारे बिहार में ही था, ठीक है ना, लेकिन बिहार से अलग हो गया। ठीक है, ठीक है। यह कब अलग हुआ था बिहार से? कमेंट में लिख कर बताइएगा, बिहार से झारखंड जो है कब अलग हुआ था। ठीक है ना, बताइएगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। चलिए अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहते हैं? आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता का मतलब क्या हुआ बाबू? आधुनिक सभ्यता का मतलब हुआ अभी का सभ्यता। आधुनिक का मतलब होता है नया युग, आधुनिक का मतलब होता है एकदम नया, अभी का युग को कहते हैं आधुनिक सभ्यता। मतलब अभी के जो काम चल रहा है ना, जो 10 साल 15 साल 20 साल से जो चल रहा है, ये नया युग कहलाता है। तो आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? तांबा को कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है, मैग्नीज को कहा जाता है। देखिए आधुनिक सभ्यता का जो रीढ़ है, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ है लोहा को कहा जाता है। अब कहिएगा कि सर जी तांबा को नहीं कहिएगा, चांदी को नहीं, मैग्नीज को, लोहा को क्यों कहिएगा? देखिए जितना भी कल कारखाना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में काम होता है, मशीन सब जो लगा है अधिकतर लोहा का लगा है। तो लोहा ही नहीं रहेगा तो चांदी का मशीन बैठा लीजिएगा, है तांबा का मशीन बिठा लीजिएगा? नहीं। बड़ा बड़ा जो उपकरण का नव निर्माण होता है तो लोहा के मशीन से होता है, और यह लोहा का मशीन ही नहीं रहेगा, लोहा के मशीन में लोहा का फैक्ट्री से निकलता है सब तरह तरह का सामान है। तो इसीलिए जो है आधुनिक सभ्यता का रीढ़ जो है किसको कहा गया है बाबू? लोहा को कहा गया है। बताइए ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग 16 को क्वेश्चन पढ़े और सभी क्वेश्चन के बारे में अच्छा से अध्ययन किए, अच्छा से जानकारी प्राप्त की, अच्छा से सीखे सारे का आंसर। अब आप बताइए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको फिर दोबारा अगर पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए इसको हम पढ़ा दिए ताकि आपके दिमाग में जो है डायरेक्ट घुस जाए, आपके दिमाग में कैसे जाए? डायरेक्ट चल जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ाया हुआ आज का जो क्लास में 16 को क्वेश्चन है आपके दिमाग में इतना बढ़िया से घुसा होगा कि कभी जिंदगी में उसको भूल नहीं सकते हैं। तो बताइए आप जब हमारे ये वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा जब लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।